जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री की पहल देखने को मिली है। हैंडलूम शोरूम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खरीदारी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हैंडलूम शोरूम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खरीदारी कर रहे हैं। अजमेरी गेट स्थित शोरूम पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्थानीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। हथकरघा और बुनकरों को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री की ये पहल, खुद नेशनल हैंडलूम शोरूम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। अजमेरी गेट स्थित शोरूम पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। स्थानीय हैंडलूम उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश यहां पर देने का प्रयास। देखिए, आज नीचे करो यार, हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारे अपने व्यक्ति का परिश्रम लगा है, पसीना लगा है। हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम इस अवसर पर मैं उन सभी जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं और वो हैंडलूम बनाने वाले हमारी सभी माता बहनें, हमारे जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि हमारे बाड़मेर से लेकर के जयपुर तक हमारे सांगानेर में भी होता है, बगरू में भी होता है, दौसा के अंदर भी होता है। और हमारा अगर हम बात करें तो कई हमारे ज़िले ऐसे हैं जो हैंडलूम पर आधारित हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि उन लोगों के जीवन में रोशनी आए, उन लोगों को लगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे लोग उसको ले रहे हैं। हम सबको आज के इस अवसर पर लोकल फॉर वोकल के रूप में हमारी इस निर्मित राजस्थान की धरोहर को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जयपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। कार्यक्रम में राजस्थान के उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह का सीधा प्रसारण भी किया गया, जहां बाड़मेर के हथकरघा बुनकर बरिगा राम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। जयपुर समारोह में कानाराम, सोहन राम और धापू बाई को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में लगी 60 स्टॉल्स की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उद्योग मंत्री ने बुनकरों से संवाद भी किया। हम हैंडलूम दिवस मना रहे हैं। इस परंपरा को, देश की संस्कृति को हम मजबूती दे रहे हैं। देश की पहचान आज दुनिया में हमारे मशीन से बने कपड़ों से उतनी नहीं है जितनी वैल्यू, जितनी कीमत हाथ से बुने हुए कपड़ों की। बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसका नाम भी अगर मैं यहां ना लूं, बड़े बड़े डिजाइनर्स आज टाई अप कर रहे हैं हमारे हैंडलूम्स के साथ, बुनकर के साथ। वो अपने नए फैशन के अंदर हैंडलूम से बने हुए डिजाइन्स को जोड़ना चाहते हैं। आज अलग अलग जो हैंडलूम्स हैं उनकी जीआई टैगिंग हो रही है, एक आइडेंटिटी बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आनी चाहिए, जीवन को और बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन एआई फिर भी हाथ का टच नहीं दे सकता, ह्यूमन इमोशन नहीं दे सकता। खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां 13 करोड़ 52 लाख की पेयजल परियोजना की सौगात मिली है। विधायक विक्रम सिंह जाखल ने 8 ट्यूबवेलों का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि नवलगढ़ में नई पाइपलाइन बिछेगी,
36 करोड़ की रिंग रोड बाईपास परियोजना भी जल्द शुरू होगी। निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा को मजबूत करने का आह्वान भी किया गया। पेयजल, सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था होगी और बेहतर। ये तमाम बातें विधायक जाखल ने कही है। 8 के बाद 5 ट्यूबवेलों का पूजन और ये आपके सामने टंकी टावर जलाशय जिसमें कितने लाख लीटर पानी डालने के बाद इस नवलगढ़ के कई वार्डों के पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। नवलगढ़ शहर बसने के बाद शायद पहली बार ही सुन रहे होगा 70 किलोमीटर एक साथ। सही बात कह रहा हूं क्या? राजधानी जयपुर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि जाम की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। इसके साथ ही आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था, नई रणनीति और जागरूकता अभियान को लेकर हमारे संवाददाता राकेश दादिश ने एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक प्रदीप मोहन शर्मा से की खास बातचीत। दुरुस्त करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर यातायात ने प्रभावी एक कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत जो जाम की स्थिति बनी हुई है, जिन पॉइंटों पर अधिकतर जाम रहता है उसको सुचारू कैसे किया जाए, उसके लिए एक रणनीति है। हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, किस तरह की रणनीति है? जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 2 स्ट्रेटजीज पे हम काम कर रहे हैं। एक तो ऐसे रोड्स जहाँ पे यातायात थोड़ी ट्रैफिक जाम का रहता है या ऑफिस आवर्स हैं या और कोई शाम का समय है, तो ऐसे पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे कार्यालय समय में कौन कौन सी जगह व्यस्त ज़्यादा रहती है, शाम के समय में किस समय व्यस्त ज़्यादा रहती है, ऐसे रूट्स जहाँ भी ज़्यादा समस्या रहती है उनको आइडेंटिफाई करके जो ट्रैफिक के हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, जो एसीपी हैं और जो एडिशनल डीसीपी हैं, इन सभी को हमने इन पॉइंट्स पर ध्यान रखे वहाँ स्वयं उपस्थित रह करके व्यवस्था को देखकर सुचारू करने के लिए कहा गया। दूसरा ये है कि जो रेगुलेशन के अलावा जो प्रोहिबिशन का काम है, यानी कि कार्रवाई करने का, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण, इन दोनों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध पार्किंग में हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा अतिक्रमण के लिए जेडी और निगम की और साथ लेकर के हम उनको दूर कर रहे हैं। तीसरा जरूरी जो है, मान लीजिए जो कार्यक्रम होते हैं, कभी कोई रैली है, धरना प्रदर्शन है, उस वजह से जो ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है, उसके लिए हम वैकल्पिक मार्गों पे विचार करके और यातायात को सुगमता से वैकल्पिक मार्गों भेजने का हम उसके लिए वैकल्पिक मार्गों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे ट्रैफिक को किस तरह से निकाला जाए उसको भी देख रहे हैं कि जिससे कि वहाँ पे जो अतिक्रमण है या अन्य कोई बाधा है उनको दूर करके उसको भी हम ट्रैफिक के लायक बना सकें रोड को। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया है पूरे प्रदेश में, तो जयपुर में भी जैसे स्कूलों कॉलेजों में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके अलावा भी क्या एक रणनीति आपके द्वारा कि एक जो आमजन है वो ट्रैफिक नियमों की पालना करे, क्योंकि कई लोग ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल यातायात को लेकर के पुलिस विभाग पूर्णतः जागरूक है और पुलिस मुख्यालय भी बहुत ही गंभीरता से इस समय में इसको मॉनिटर कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। आपको पता होगा कि सरदार पटेल की इस पर 150वीं जयंती समारोह चल रहा है वर्ष, और इसमें खास तौर से यातायात संबंधी काफ़ी कार्यक्रम लिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न थानों की पुलिस नियमित रूप से स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पे जाकर के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही कई एनजीओज़ के साथ में भी हम काम कर रहे हैं और स्कूल के टीचर्स को हम जो टीओटी कोर्स चला रहे हैं कि टीचर्स को हम ट्रैफिक के बारे में ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो स्कूल में जाके बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दें। एनजीओज़ के माध्यम से हमने बुकलेट्स तैयार करी है और किन विषयों पे बच्चों को जागरूक करना है, सिखाना है, वो सारा कार्य भी हम शुरू कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर प्रदीप मोहन शर्मा, जो बता रहे थे कि यातायात सुधार के लिए काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं जयपुर शहर में। जो व्यस्तम मार्ग है उनको चिन्हित किया गया है जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव है, लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि डीसीपी जो योगेश गोयल है उनके नेतृत्व में जो तमाम अधिकारी है फील्ड में जाके इन जो इलाके हैं उनको चिन्हित करते हैं और जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव है
उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रियान्वयन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पॉक्सो कोर्ट में 22 आरोपियों के खिलाफ ये चालान पेश किया गया है। 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का ये मामला है। कई अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। जांच अधिकारी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी है। 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में चालान पेश किया गया है। 12 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई। 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का चर्चित मामला, कई अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं। जानलेवा हमले के आरोपी को 7 साल की सजा हुई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने फैसला सुनाया है। अशोक कुमार को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। धानी चेची तन दारोता का रहने वाला है अशोक कुमार। आरोपी पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। खेत में आने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद आरोपी ने संजय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में संजय के सिर में और पैर में चोट आई थी। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 13 गवाह और 29 साक्ष्य पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई है। ने एक रिपोर्ट दर्ज की कि मेरा पुत्र मैं खेत में मकान बना के रहते हैं और वहाँ पे तारबंदी कर रखी है और खेत की बुआई के लिए एक बीरबल नाम के कालोटा निवासी को रख रखा है। दिनांक 24/6/2025 को बीरबल का बेटा आया संजय अशोक और मेरे बेटे संजय के साथ संजय आया और उसके अशोक संजय के साथ गाली गलौज करने लग गया। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर खरीदारी हुई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खादी स्टोर से साड़ी खरीदी है। दौसा में बनी साड़ी को खास बताया है। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है। अपने अनुभव डिप्टी सीएम ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है। दिया कुमारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से प्रोत्साहन, हथकरघा और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करें। यह संदेश दिया गया है डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से। खुद ने खरीदारी की और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। खबर प्रतापगढ़ से है। अफीम काश्तकारों के लिए जागरूकता कार्यशाला। वैज्ञानिकों ने उन्नत खेती के तरीके बताए हैं। अफीम की उन्नत खेती और फसल की गुणवत्ता, बेहतर उत्पादन की तकनीक बताई गई है। कार्यशाला में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने कई अहम जानकारियां दी है। खेती के अनेक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने भी अपने विचार रखे हैं। अफीम काश्तकारों के अफीम फसल से संबंधित उनको ज्ञात करवा रहे हैं कि अफीम की फसल किस प्रकार से की जाए, उसमें किस प्रकार से उन्नति हो, अच्छी मार्जिन निकले और अच्छी फसल का औसत दें, जिससे कि उनकी मार्जिन बहुत अच्छी हो, जो विभाग द्वारा अच्छा पैसा मिल जाए। इस संबंध में वैज्ञानिक लोग आए हैं और काश्तकारों और मुखियाओं को संबोधित कर रहे हैं और उनसे जो लाभ होगा। विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन हुआ है। मां का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। जन्म से पहले घंटे में स्तनपान कराना जरूरी है। स्तनपान के लाभ और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हर नवप्रसूता की काउंसलिंग की जानी जरूरी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन के अवसर पर शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि नवजात शिशु को स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त जीवन की सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी और प्राकृतिक माध्यम है। शासन सचिवालय में यूनिसेफ और प्रदेश की प्रमुख चिकित्सा संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने स्तनपान संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।
भरतपुर जिले के रूपबास कस्बे में ही उप जिला अस्पताल भवन बनवाए जाने की मांग को लेकर दर्जनों महिला एवं पुरुषों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मुकेश कटारा व कैलाशी राम के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क से नारेबाजी करते हुए कस्बे के महिला और पुरुष उपखंड कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है कि रूपबास के लिए प्रस्तावित उप जिला अस्पताल रूपबास में ही बनाया जाए। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो जनता को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। गांव की जनता है, सब समाज से आई हुई है। हमारी माता बहनें आई हैं जो बहुत परेशान रहती हैं। ये देखो हमारी माता बहनें हैं यहाँ पर, बहुत संख्या में आई हुई हैं। तो हमारा अनुरोध है रूपबास का अस्पताल रूपबास में ही रहने दिया जाए और इससे जहां आप स्थापित करना चाह रहे हो चैकोरा गांव में, तो एक तो गांव में अस्पताल कब से बनने लग गए। रूपबास उपखंड जब हमारा अस्पताल उप जिला अस्पताल रूपबास में आवंटन किया था तो फिर चैकोरा में आवंटन क्यों कर दिया? क्यों चैकोरा 7 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ जाने में बहुत परेशानी होगी, माता बहनों को परेशानी होगी, हर एक किसी को परेशानी होगी। हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांगे आप सुने और जिला अस्पताल को रूपबास में ही स्थापित करें। इसके लिए हम 3600 बिरादरी एक होकर संघर्ष है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बहुत सहायता चाहिए। जो ये माँ जंगल में कैसे चले जाएंगे, हमारे लिए हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हें लेके हम कैसे जाएंगे माँ, ये बताइए। जा पाएंगे? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कैसे जाएंगे हम? नहीं भी है तो पैदल कैसे जा पाएंगी माँ बहन? हमें हॉस्पिटल रूपबास में ही चाहिए। इसके लिए हम बहुत संघर्ष करेंगे, हाथ जोड़ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो डीग जिले के पहाड़ी कस्बे में बारिश के चलते हुए जलभराव की स्थिति का जायजा लेने विधायक नौक्षम चौधरी मौके पर पहुंची। इस दौरान जिला कलेक्टर मनीष मयंक भी मौजूद रहे। विधायक ने कई इलाकों का दौरा कर जलभराव की स्थिति देखी और अधिकारियों को तत्काल जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। विधायक मौके पर खड़े होकर जल निकासी का कार्य भी शुरू करवाया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और आमजन को बारिश के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम जोगेंद्र गुर्जर, तहसीलदार धर्म सिंह, नगरपालिका ईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर शुक्रवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्रवेश द्वार की मुंडेर के ऊपर किया गया प्लास्टर अचानक भर कर नीचे गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद मरीजों और परिजनों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि जिस समय प्लास्टर गिरा उस वक्त नीचे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। खास बात यह है कि इसी रास्ते से रोजाना मरीज, चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की आवाजाही होती है। घटना के बाद अस्पताल भवन की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों ने मुख्य द्वार सहित पूरे भवन की जांच और जर्जर हिस्सों की मरम्मत की मांग की है। अलवर के राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर तहसील परिसर स्थित पटवार सभागार में एसडीएम सीमा मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। डीडवाना जिले के मकराना क्षेत्र के चावंडिया गांव स्थित शहीद राइफलमैन जगदीश सिंह स्मारक पर अब 1971 के भारत पाक युद्ध की गौरव गाथा जीवंत होगी। भारतीय सेना का T-55 युद्धक टैंक पुणे के किरकी स्थित CAF VD डिपो से सेना के जवानों की निगरानी में स्मारक के लिए रवाना हो चुका है, जिसके शनिवार तक पहुंचने की संभावना है। यह टैंक 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की विजय का प्रतीक रहा है। स्मारक परिसर में टैंक की स्थापना के लिए प्लेटफॉर्म बनकर तैयार है। विधायक जाकिर हुसैन ने इसके लिए विधायक कोष से सहयोग दिया है। वहीं शहीद के भाई पृथ्वी सिंह ने परिवहन खर्च वहन किया है। 2 साल से प्रयास किए जा रहे थे, जो सर्विंग सैनिक है वो और जो रिटायर्ड सैनिक है उनके द्वारा, और इसके लिए काफ़ी नोटिस तैयार की, काफ़ी कलेक्टर साहब तक इसके काउंटर साइन हुए। उसके बाद में ये जाके टैंक आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली ने ये सैंक्शन किया। आर्मी चीफ तक की इसमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। और ये अभी नागौर जिले में नागौर सैनिक मुख्यालय और डीडवाना सैनिक मुख्यालय के बाद में नागौर जिले में तीसरा टैंक है। और राजस्थान में ग्रामीण अंचल के अंदर पहला जसोर।
सिरोही जिले के आबू रोड में छात्र संघ चुनाव बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। महाविद्यालय से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पैदल रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव जल्द बहाल करने, रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती करने, स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति और समान अकादमी कैलेंडर लागू करने की मांग की है। संगठन ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इटावा क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। जानकारी के अनुसार अयाना से निजी स्कूल की वैन छुट्टी के बाद बच्चों को विजयपुरा गांव छोड़ने जा रही थी। अयाना लक्ष्मीपुरा विजयपुरा मार्ग पर नई सड़क निर्माण के दौरान किनारों पर पड़ी मिट्टी के कारण वैन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। वैन में करीब 8 से 10 बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के समय आसपास खेतों में मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला। घायल बच्चों को इटावा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। तो वहीं सूचना के बाद डीएसपी ओम प्रकाश सरावगी ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की हालत का जायजा लिया है। तो वहीं पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतिम दिन स्तनपान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीपी नागोरा ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी में नर्सिंग कर्मी, आशा सहयोगिनियां, नवजात शिशुओं की माताएं और प्रसूताओं के परिजन भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कोटपुतली बहरौर जिले के बानसूर क्षेत्र के गांव राठौड़ा का बास में सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के कारण लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पूर्व में राजस्व अधिकारियों की जांच के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी हुए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुचारू करवाने और लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव ताखा में 3 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायलों को उपचार के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल प्रदीप का आरोप है कि उसके पिता सुरेंद्र दूध की सप्लाई कर गांव लौट रहे थे, तभी कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर प्रदीप और उसके चाचा मुकेश उन्हें बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते हमला किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल तीनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, तो वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। सीकर जिले के अजीतगढ़ में रिको औद्योगिक क्षेत्र स्थित जीबीएन फार्मास्यूटिकल्स ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए बीपीएल परिवारों और अपने कर्मचारियों को एलईडी लाइटों का वितरण किया है। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों के घरों तक उजाला पहुंचाने के साथ कर्मचारियों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। कंपनी के डायरेक्टर प्रियेश सैनी ने कहा कि यह सिर्फ एलईडी लाइटों का वितरण नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों की उम्मीदों में रोशनी जगाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कंपनी आगे भी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कर्मचारियों के कल्याण और जरूरतमंदों की सहायता के लिए लगातार कार्य करती रहेगी। ग्रामीण प्रदेश के अंदर जो महिलाएं हमारे यहाँ काम करती हैं, जहाँ पे समस्या रहती है लाइट की, लाइट बहुत ज़्यादा जाती रहती है, तो वहाँ पे हमने सोलर से चार्ज होने वाली एलईडी लाइट का वितरण किया है, ताकि उनके घरों में लाइट जाने के बाद भी रोशनी रहे और अगर बच्चों की पढ़ाई में अगर बाधा आ रही है तो वो उससे पढ़ाई कर सकें। हमने आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई है।
वहीं उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बैठक में क्या चर्चा हुई है, क्या फैसले लिए गए हैं, इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ संबोधित करेंगे। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए आशीष, बिल्कुल अब कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, बैठक पूरी हो चुकी है। अब मीडिया के सामने कुछ ही देर में जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पेश होंगे और वो पूरा प्रेस ब्रीफ जो उनको करनी है वो प्रेस ब्रीफ करेंगे। थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, क्योंकि एक प्रेस ब्रीफ पूरा तैयार होता है, एक पूरा नोट तैयार होता है कैबिनेट का, और उसके आधार पर फिर आज जो बड़े अहम फैसले लिए गए हैं, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, उनकी जानकारी प्रेस के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाएंगे। और कुछ ही देर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल पहुंचेंगे कन्वेंस हॉल में और इसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे। माना ही जा रहा है, जैसे कि आशीष हम लगातार कह रहे हैं कि बड़े आज अहम फैसले रहेंगे। अहम फैसले इस बात को ध्यान रखते हुए क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नगर निकाय और पंचायत के चुनाव है, साथ ही कुछ जन कल्याणकारी योजना जो तेजी से आगे बढ़ी उन पर गौर करें। ओबीसी की रिपोर्ट आ गई है, उसके मसौदे को लेकर भी चर्चा हुई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अहम रही है मीटिंग आज ये, और क्या अहम फैसले आएंगे कुछ ही देर में जब जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रेस के सामने रूबरू होंगे तो जनता के सामने ये भी पता लग जाएगा कि क्या अहम फैसले पर मोहर लगी है। जी आज बिल्कुल लाल सिंह, माना जा सकता है कि जिस प्रकार से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और जैसा कि आपने बताया कि अभी निकाय चुनाव से पहले भी क्या रणनीति हो सकती है, क्या जनता को सौगात दी जा सकती है, इस बैठक में इस संबंध में भी कई बातें, कई योजना ऐसी देखने को मिल सकती है जिनकी जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल सकती है। लाल सिंह, देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से ही बड़े अहम फैसले पर मोहर लगी है आशीष। और एक क्या मसौदा रहेगा यूसीसी बिल का, उसको लेकर चर्चा हुई है। और साथ ही सदन में कौन कौन से विधेयक लाए जाएंगे, कौन कौन से विधेयक इस बार पारित होंगे, उन पर चर्चा हुई है। वो भी हमारे सामने अभी दोनों ही मंत्री रखेंगे। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि ओबीसी की जो रिपोर्ट आई आयोग की, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जनहित की जो आपने कहा है कि कई जनहित के फैसले जो राजस्थान को लगातार आगे बढ़ने के प्रयास करें, चाहे सोलर ऊर्जा के रूप में हो, चाहे वो पेयजल की योजनाओं के रूप में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर विशेष फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार, जिन्होंने बताया कि काफ़ी अहम ये बैठक, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र से पहले रणनीति बनाई गई है, किस प्रकार से विपक्ष को जवाब दिया जाए, सत्ता पक्ष की ओर से सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा विधानसभा में रख सके। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक को लेकर बोर्ड का बड़ा प्लान तैयार है। परीक्षा से 30 मिनट पहले बनेगा प्रश्न पत्र, एआई से तैयार होगा पेपर लीक पर लगेगा बड़ा ब्रेक। आरएसईबी की नई तैयारी, टीबीटी से होगी शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक की समस्या खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा टीबीटी मोड पर परीक्षा का आयोजन करवाया गया है और आयोजन कई हद तक सफल हुआ है। हैकर्स जो बुलाए गए थे देश से और विदेश से, वो परीक्षा प्रणाली को हैक करने में असफल रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज हैं। सर, कल आयोजन करवाया गया था, आयोजन जो है सफल आप उसको देख रहे हैं, किस तरह से रहा? देखिए, आप सब जानते हैं कि काफ़ी वक्त से सभी चिंतित हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक की समस्या को रोका जाए, और उसके चलते सभी का सोचना है कि बजाय पेपर पेन, यानी कि बजाय परीक्षा केंद्रों के अंदर टैबलेट्स पेपर प्रिंट करके जाया जाए, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चेन होता है। जो पेपर प्रिंट होता है फिर ट्रांसपोर्ट से जाता है, फिर वो ट्रेजरी में जाता है, ट्रेजरी से परीक्षा केंद्रों में जाता है, बहुत लंबा चेन होता है। इसको छोटा करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एक अच्छा माध्यम है, मगर सीबीटी का जो एक रेस्ट्रिक्शन है वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का। पूरे देश भर के अंदर यदि सेफ टर्मिनल माने जाए तो लगभग 1 लाख टर्मिनल होंगे, और राजस्थान के अंदर हालांकि 20,000 टर्मिनल हैं, कंप्यूटर टर्मिनल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन उनमें से सिर्फ अब 6-8 हज़ार सेफ माने जाते हैं। इतनी कम संख्या के अंदर हम परीक्षा नहीं करा पा सकते हैं और फिर परीक्षाओं को पारियों में कराना पड़ता है।
तो इसलिए CBT एक अच्छा माध्यम है, मगर बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड माध्यम है। तो जो स्केलेबल मॉडल है, स्केलेबल मोड है, वो है TBT यानी टैबलेट बेस्ड टेस्ट, क्योंकि बजाय कंप्यूटर के टैबलेट्स पर कराया जाए और इन टैबलेट्स को हम किसी भी स्कूल में ले जाकर परीक्षा करा सकते हैं। हमको सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है पेपर को डाउनलोड करने के लिए। तो हमने यही एक मोड सोचा और 26 नवंबर 2024 को हमने इसकी परीक्षा कराई थी पहली बार। वो भी एक मॉक एक्सरसाइज कराई थी और उसमें काफ़ी सारी कमियां थी। उन कमियों को हमने एड्रेस करते करते IIT मद्रास की मदद से अब हमने एक टैबलेट बेस्ड टेस्ट सोल्यूशन डेवलप किया और उसका फिर परीक्षण हमने चेन्नई में किया और दोबारा फिर हमने कल यानी 6 अगस्त को जयपुर में किया, कावस जी के बाग में गवर्नमेंट स्कूल में। और 2 पारियों में परीक्षा कराई गई थी। ये भी मॉक एक्सरसाइज थी। लगभग 200 टैबलेट्स पर परीक्षा कराई गई एक पारी के अंदर और इसमें वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। दोनों पारियों में परीक्षा आसानी से हो पाई। कुछ कमियां थी, कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे जिनको कि बहुत आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जब पेपर हम सर्वर से लोड करते हैं हमारे टैबलेट के ऊपर वाईफाई लैन के माध्यम से, उस समय पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक वल्नरेबल फेज होता है जिसमें माफिया या हैकर चाहेंगे कि पेपर लीक कर लें या उसको चुरा लें या उसको हैक कर लें ताकि इसको फिर लीक किया जा सके। तो वो हमने देखा कि हमारा परीक्षण सफल रहा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था उसमें हैकर्स घुस नहीं पाए और यदि अंदर देख पाए तो लेकिन डेटा नहीं ले पाए और जो पेपर था वो सुरक्षित रहा। इसके लिए हमने बहुत ही रेप्यूटेड हैकर्स को बुलाया हुआ था। IIT मद्रास की टीम थी, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा के हैकर्स थे जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैकर्स हैं, उनका रेपुटेशन है। हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साइंटिस्ट को बुलाया हुआ था। हमारे DUIT के ऑफिशियल्स थे, RPSC के ऑफिशियल्स थे, रील के ऑफिशियल्स थे और कुछ एक और दूसरे प्रोफेशनल हैकर्स जो कि जयपुर या राजस्थान में थे, उनको बुलाया था। तो सब ने मिलजुल कर कम से कम 3-4 बार ट्राई किया जब हमने इसको पेपर को अपलोड किया, मगर वो पेपर को हैक करने में असफल रहे। हालांकि कुछ कमियां अभी भी उसमें हैं सिस्टम के अंदर जो उन्होंने ढूंढी और उनको बताया और उनको अभी एड्रेस करने का, उनको ब्लॉक करने का, इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। और फिर लगता है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब भी ये पूरा हो जाएगा फिर हम इस स्थिति में होंगे कि हम परीक्षा करा सकते हैं। हालांकि शुरू के अंदर हम छोटी परीक्षा कराएंगे टैबलेट्स के ऊपर और उसके बाद यदि सफल हो जाएगा तो फिर बड़ी संख्या का परीक्षा कराएंगे। क्या मानिए कि कब तक जो है बोर्ड TBT मोड पर परीक्षा कराने के लिए जो है शुरुआत वो कर देगा? मुझे लग रहा है कि 2026 में तो परीक्षा कोई बची नहीं ऐसी जो कि कराई जा सके, क्योंकि एक टीचिंग एसोसिएट की परीक्षा थी जो कि हम प्लान कर रहे थे नेक्स्ट मंथ में, उस पर माननीय कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। उसके बाद फिर सारी CET परीक्षा हैं जो कि बहुत बड़ी परीक्षा, उनको नहीं करा सकते टैबलेट्स के ऊपर। तो मुझे लग रहा है 2027 के अंदर, 2027 के अंदर हम ये परीक्षा करा सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि TBT मोड पर जो आयोजन है वो सफल हो चुका है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। आगामी समय में इस पर भी जो है फोकस किया जाएगा। सहयोगी ममतेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर। हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत 9 अगस्त को जयपुर में राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निकलने वाली यह रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर सांगानेरी गेट, त्रिपोलिया गेट होते हुए बड़ी चौपड़ तक पहुंचेगी। रैली की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आयोजन को गरिमा, अनुशासन और उत्साह के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर, अवैध हथियारों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मुहाना थाना पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। संदीप वैष्णव अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। आरोपी पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। DCP साउथ के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अवैध हथियारों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मुहाना थाना पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है।
स्वर्ण नगरी जैसलमेर की खूबसूरती में अब लोक संस्कृति का नया रंग जुड़ गया है। शहर को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से यूआईटी ने पंचायत समिति सम के पास करीब 32,13,000 रुपए की लागत से एक थीम पर आधारित चौराहा विकसित किया है। इस चौराहे पर राजस्थानी लंगा कलाकारों और कालबेलिया नृत्यांगनाओं की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की गई है। शुक्रवार को विधायक छोटू सिंह भाटी और जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने इसका उद्घाटन किया है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह चौराहा जैसलमेर की समृद्ध लोक संस्कृति को नई पहचान देगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। प्रशासन का लक्ष्य शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों को विकसित कर पर्यटन को और बढ़ावा देना है। खबर सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा से है, जहां ऋण दिलाने का झांसा देकर एक विधवा महिला से 20 लाख रुपए की नकदी व जेवरात ठगने तथा डराने धमकाने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर महिला के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचे। थानाधिकारी अजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों ने वसूली करवाने और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। महीने से ये प्रोग्राम चल रहा था कि ये पेंशन के लिए माधोपुर जाती थी। ये विधवा है। अच्छा। तो पेंशन के लिए जाती थी तो इसके पास में साधन नहीं था, तो ये दरवाजे पे जो खड़ी और के साधन की इंतजार कर रही थी। तो ये हरी सिंह ग्राम बोरदा का है। ये इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया और इसको पेंशन दुआ के इसने फिर इसके झांसे में ले ली। 4-5 महीने पुराने से एक कोई मिल गया इनको, एक लड़का। तो उसने इनको बेला पुसला के और कि मैं लोन दिलाऊंगा, ये करूंगा, उस चक्कर में इसने जेवरात दे दिए खोल खुला के इसने। पुलिस से यही कह चाहते हैं कि हमारे पैसा जेवरात तो हमारे वापस दिलाएं और इसको कड़ी से कड़ी। कोटा में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। गवर्नमेंट कॉलेज के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में छात्र कार्यकर्ता जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द चुनाव कराने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व एबीवीपी के विभाग संयोजक निखिल सिंह और कला महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष ऋतिक नाकवाल ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर रोड जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश का प्रयास किया। मांगों पर अड़े रहने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को नयापुरा थाने ले जाया गया। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होने तक आंदोलन को तेज किया जाएगा। धौलपुर शहर में नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वयंसेवक सदस्य के पद पर चयनित अभ्यर्थी पिछले करीब 8 माह से ड्यूटी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर एवं नियंत्रक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सविनय प्रार्थना पत्र सौंपकर नियुक्ति देने की मांग की है। डिफेंस में अभी तक 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, ना हमें कोई आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला है अभी तक। या हम कैसे माने कि हम सिविल डिफेंस में अभी तक नियुक्त हैं या नहीं है। या तो हमें आई कार्ड वगैरह या हमें नियुक्ति दी जाए, और लड़कों को ही नियुक्ति दी गई है। 8 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है विभाग की तरफ से। हमारे सिविल डिफेंस अध्यक्ष या जो कमांडर हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि आपको कितने दिन बाद आपको नियुक्ति। श्रीमान कलेक्टर साहब से एक अनुरोध है कि हमारे कुछ टाइम पहले वैकेंसी निकाली थी, जब उसमें वैकेंसी लीगल हुआ था पहले, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग दिलवाई थी, लीगल की दौड़ भी हुई थी, दौड़ बाद फिर लोगों ने उसके बाद ट्रेनिंग दिलवाई 10 दिन की, उसके बाद 7 दिन ट्रेनिंग दिलवाई थी और उसके बाद मतलब सारा काम। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने की दिशा में पहल करते हुए कंवर नगर स्थित राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डूंगरपुर के चंद्रमौली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
डूंगरपुर के चंद्रमौली से बड़ी खबर, महिला पटवारी के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1.5 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। भूमि शुद्धिकरण की एवज में रिश्वत की डिमांड का आरोप लगा है। रिश्वत की मांग का सत्यापन हो गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन ट्रेप की कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 19 फरवरी 2026 को एसीबी चौकी में शिकायत हुई थी। एएसपी एसीबी राजेंद्र जैन मामले की जांच कर रहे हैं। डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,